ज्ञानधारा क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज का है। इंटेस्टाइनल संक्रमण पढ़ रहे हैं, उसका तीसरी बीमारी है। पहले हमने पढ़ा पोलियो, दूसरा पढ़ा हेपेटाइटिस और तीसरा एक्यूट डायरियल डिजीज। और उसमें हम देखते हैं कि डायरिया किसे बोलते हैं, अतिसार किसे बोलते हैं। जो लूज स्टूल है, लिक्विड फॉर्म है और वाटर फॉर्म है, वाटर फॉर्म में स्टूल है, उसको हम बोलेंगे डायरिया। और वो कब बोलते हैं? दिन में 3 बार से अधिक बार यदि स्टूल होता है, 3 बार स्टूल वाटर फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट डायरियल डिजीज। अब टाइप ऑफ डायरिया, डायरिया कितने प्रकार का? 4 प्रकार के डायरिया टाइप बताया था। पहला है वाटरी, एक्यूट वाटरी डायरिया, दूसरे एक्यूट ब्लडी डायरिया और तीसरा आता है परसिस्टेंट डायरिया और फोर्थ आपका आता है कुपोषण के साथ अतिसार। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं एक्यूट वाटरी डायरिया। एक्यूट वाटरी डायरिया रोग कारक क्या होता है? इसका आता है विब्रियो कोलेरा, इकोलाई और रोटावायरस। ये दोनों विब्रियो कोलेरा, विब्रियो हेजा या इकोलाई या रोटावायरस, तो ये तो वायरस है, ये दोनों बैक्टीरिया है। और उसका मुख्य कारण क्या होता है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन ही इसका मेन होता है और इसी की वजह से कि उनकी मृत्यु होने की चांसेस रहती है। और यदि डायरिया हो रहा है और उसके साथ साथ हमने बराबर रूप में लिक्विड पानी पिलाते रहे और एनर्जी खाना खिलाते रहे तो कुपोषण से बचा सकते हैं। और पानी लगातार पिलाते रहेंगे तो हम डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। और उसके बाद में आता है एक्यूट ब्लडी डायरिया। एक्यूट ब्लडी डायरिया उसको हम बोलते हैं पैचिस या डिसेंट्री। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, डिसेंट्री किसे बोलते हैं और पैचिस किसे बोलते हैं। ब्लड डायरिया है के साथ में ब्लड भी आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्री। और उसका रोग कारक होता है वो सिगेला। उसका रोग कारक क्या होता है? सिगेला। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एक्यूट वाटरी डायरिया के ऑप्शन के अंदर ये तीनों में से कोई एक हो तो उसको सिलेक्ट करना है। या आ जाए एक्यूट वाटरी डायरिया वायरस की वजह से, कौन सी वायरस की वजह से होता है? वो अपना आता है रोटा वायरस की वजह से। और अगला क्वेश्चन आए एक्यूट ब्लडी डायरिया किसकी वजह से होता है? तीनों ऑप्शन हेजा, कोलाई वायरस और शिगेला। तो आपको शिगेला सिलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और परसिस्टेंट डायरिया और इसका मेन कुपोषण होता है। कुपोषण लगातार स्टूल पास आउट होता रहेगा और स्टूल ज्यादा पास आउट होगा तो उसके साथ में कुपोषण का शिकार भी हो जाएगा। और कुपोषण की वजह से कुपोषण का शिकार होगा तो उसकी वजह से भी मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए कुपोषण से बचाने के लिए उसको लगातार न्यूट्रिशन देना पड़ेगा आपको साथ साथ। हमने पूरा ट्राई किया, कोशिश किया है कि पूरा हिंदी में लिखने का, लेकिन कुछ ये डायरिया है, वाटरी डायरिया है, ब्लडी डायरिया है, ये हिंदी में हम नहीं लिख सकते। बार बार को वो बहुत गहरी हिंदी हो जाएगी, उसमें आपको भी समझ में आना मुश्किल होगा। इसीलिए हमने जितना है प्रयास किया, लेकिन कुछ मेडिकल टर्म होती है वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। उसमें एक परसिस्टेंट डायरिया, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार डायरिया। वो कितना? लगातार 14 दिन से अधिक तक लगातार चलता रहता है। और यदि वो लगातार चलता है तो उसका मेन रीजन क्या होता है? आंतों का संक्रमण, दूसरा कुपोषण, फिर आपका निर्जलीकरण। तो उसी में भी आपको फ्लूइड बराबर रखना होता है। और अगला आता है कुपोषण के साथ अतिसार। कुपोषण भी हो गया, उसके साथ में कुपोषण की 2 बीमारियां होती है। सबसे बड़ी है मरासमस और क्वाशियोकर। 2 बीमारी होती है जो कुपोषण की वजह से, कुपोषण की जो 2 बीमारी होती है, इन बीमारियों के साथ में क्या हो जाना? डायरिया। तो डायरिया होता है, क्या होगा उसमें? कुपोषण का संक्रमण, तो कुपोषण तो होगा, संक्रमण भी होगा, उसके साथ में हार्ट फेलियर और विटामिन की कमी होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के डायरिया पड़ा, एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट ब्लडी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया और कुपोषण के साथ में डायरिया, अतिसार। तो आपको इस तरह से चारों को अच्छी तरह से समझना है। 4 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद में सबसे फर्स्ट हम हेजा पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? हेजा। सबसे फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? हेजा। उसको हम बोलते हैं कोलेरा। और उसका पॉजिटिव एजेंट रोग कारक होता है विब्रियो हेजा, ये विब्रियो कोलेरा रोग कारक होता है। और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? दूषित जल और भोजन से। कुछ खाना, इसके अंदर खाना और जल है वो दूषित हो
और उसके साथ में यदि फल फ्रूट लेके आए उसको भी धोके नहीं खाए तो भी होने के चांसेस रहते हैं। और बच्चों के अंदर जो बार बार आप बोतल से दूध पिला रहे हो तो उसके अंदर भी कंटामिनेट संक्रमण उसके द्वारा भी हो सकता है। तो ये आपका होता है ट्रांसमिशन, फैलना, संचरण कैसे होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटों से लगा करके 5 दिन तक माना जाता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आए तो वो 1 से 2 दिन ही होता है इंक्यूबेशन पीरियड। और अगला आता है लक्षण क्या आते हैं। इसके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि एक दिन में कितने 40 बार से अधिक यदि स्टूल पास आउट करता है तो उसको हम वो किस में है, इसका मोस्ट कॉमनली किसका हेजा में होता है। दूसरा राइस वाटरी डायरिया, डायरिया होगा तो वो कैसे दिखेगा, राइस वाटरी के रूप में चावल के पानी के समान दिखेगा, वो होता है राइस वाटरी डायरिया। किसमें देखने को मिलता है, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा के अंदर देखना पड़ता है, हेजा के अंदर मिलता है। सनकैन आई, धसी हुई आंखें, वो क्यों होती है धसी हुई आंखें, सनकैन आई बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली क्यों से, यदि वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी होती है तो सबसे पहला सिम्टम भी ये आता है सनकैन आई। सबसे पहला सिम्टम तो थ्रस्ट आता है, प्यास लगने वाला, लेकिन ये सनकैन आई भी देखने को बहुत मिलता है डिहाइड्रेशन के अंदर भी। और दूसरा आता है वॉशरमैन हैंड एंड फिट, उसके हाथ धोबी के समान हो जाएंगे, हैंड एंड फिट दोनों वॉशरमैन। तो ये चारों आपको बता रखे हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन में कोलेरा का क्वेश्चन आएगा या डायरिया का, तो हर एग्जाम के अंदर ये चारों में से कोई या दूसरा क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। और उसके बाद में आता है बचाव में 3 वैक्सीन आती है, ड्यूक ओरल आती है, सन चोल आती है, ईविक चोल आती है। और उसके लास्ट उपचार आता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये भी फुल फॉर्म भी कई बार आ चुकी है। इस सॉल्यूशन की जगह वो साल्ट लिख देता है, तो आपको साल्ट नहीं सेलेक्ट करने का, सॉल्यूशन। शुरुआत में जब WHO ने शुरुआत की थी तो उस टाइम इसको साल्ट के रूप में आया था। फिर 2004 में यूनिसेफ ने एक नई गाइडलाइन आई, उसमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आया। और रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंटेंट आते हैं वो भी आपको इंक्लूड होके देखना है, उसमें क्या क्या आता है और इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, वो भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऑस्मोलैरिटी 245। आपको ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है। यदि इसका नोट्स आपको चाहिए तो अपना टेलीग्राम लिंक है, उसमें आपको मिलता रहेगा पूरा एकदम डिटेल। तो आज हमने क्या पढ़ा है, एक्यूट डायरियल डिजीज, अतिसार पढ़ा, लूज स्टूल है या वाटरी स्टूल है, पास आउट कर रहा है तो उसको बोलते हैं अतिसार। टाइप ऑफ डायरिया, डायरिया के 4 प्रकार होते हैं, एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट ब्रेडी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया और कुपोषण के साथ में डायरिया। तो पहला हमने पढ़ा था कि एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट वाटरी डायरिया में क्या होता है, एक्यूट वाटरी डायरिया में क्या रोग कारक हेजा और कोलाई दोनों बैक्टीरिया से होता है, रोटा वायरस से होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली आपको ध्यान रखना। मुख्य खतरा क्या होता है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होता है। और एक्यूट ब्रेडी डायरिया के अंदर जो रोग कारक होता है सीगेला होता है और मोस्ट कॉमनली कारण क्या होता है, कुपोषण होता है। दूसरा आता है परसिस्टेंट डायरिया, वह डायरिया जो 14 दिन या उससे अधिक तक चलता है उसको बोलते हैं परसिस्टेंट, लगातार अतिसार। और वो कब होता है, मुख्य कारण उसका आंतों का संक्रमण, कुपोषण, साथ में डिहाइड्रेशन होता है। और उसके बाद में तो कुपोषण के साथ कुपोषण की 2 बड़ी बीमारी आती है, मरासमस और क्वाशियोकर्स। तो वह बीमारी होती है, उसके साथ में डायरिया होगा तो कुपोषण, संक्रमण, हृदय गति रुकने, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगला हम पढ़ते हैं हेजा, कोलेरा। उसका रोग कारक है विब्रियो कोलेरा, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रोग कारक ट्रांसमिशन दूषित जल और भोजन से, पेय पदार्थ से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कुछ समय से लेकर के 5 दिन तक हो सकता है या 1 या 2 दिन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और लक्षण है उसके 4 मोस्ट कॉमन लक्षण आते हैं। वैसे हम इसको पढ़े तो 3 तरह में पढ़ते हैं, एक आती है फर्स्ट स्टेज आती है, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, उसमें कुछ नहीं, उसमें सबसे ज्यादा जो पेनलेस, दर्द रहित वाटरी डायरिया चलता है। दूसरा स्टेज आती है, उस स्टेज में ये मिलते हैं 1 दिन में 40 बार से अधिक, राइस वाटर मिलता है, सनकैन आई, वॉशरमैन हैंड एंड फिट मिलता है। और लास्ट स्टेज आती है रिकवरी के अंदर क्या होता है, और इसके अंदर कुछ और भी लक्षण आते हैं जैसे कि बीपी का कम हो जाना,
जो अपनी पल्स चेक करते हैं वो पल्स फील भी नहीं होती है, तो ये सभी उसमें होता है। लेकिन जब रिकवरी होती है तो उसका तापमान, रक्त तापमान, बीपी है वो नॉर्मल होने लगता है, पल्स फील होने लगती है, तापमान भी, टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। ये भी उसमें हमको देखने को मिलता है। तो आप वॉशरमैन हैंड एंड फीट, धोबी के जैसे हाथ और पैर हो जाते हैं, क्योंकि धोबी बार बार कपड़े धोता रहता है, तो उसके हाथ पानी में रहने की वजह से उसके अंदर जो स्लेट है पड़ जाती है, और वैसे हाथ हो जाते हैं, हाथ और पैर इसी के अंदर। और इसका बचाव आपको बता दिया, ड्यूक ओरल, सनकोल और इविचोल, ये तीनों वैक्सीन आती है। और लास्ट आपका आता है उपचार क्या है। उपचार इसका मोस्ट कॉमनली उपचार है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन क्या करता है, अपने को डिहाइड्रेशन से बचाता है, और डिहाइड्रेशन से बचेंगे और साथ में दूसरा पोषण भी हमको साथ में लेना है, कुपोषण से भी बचना है। यदि लगातार पानी या ORS और साथ में पोषण लेते रहेंगे तो उसमें कुछ नुकसान न होने के, मतलब कोई ज्यादा बीमारी होने के चांसेस नहीं रहेगा। और ये हमने पढ़ा आज के लिए। और अगला है कि ORS के अंदर जो है ये सभी डिटेल है, आपको नोट्स चाहिए, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही बताया, और नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।